तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर आपके मांग के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा, जो हमारे बच्चे यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा की पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मॉडल पेपर की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान पूरे मॉडल पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और आपको एक एक प्रश्न का सलूशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करें, एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसने वाले हैं। तो चलिए मॉडल पेपर को देखते हैं और इससे पहले जान लीजिए सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट से ज़रूर कर देंगे और इसकी PDF भी आपको पूरी PDF मॉडल पेपर की मिल जाएगी SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, इसके एक एक प्रश्नों को मैं जो बताऊंगा ना, उसको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस इत्मीनान से हमारे साथ बैठिए और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हमारे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान आपके लिए है, कक्षा 12, ठीक है ना। केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे और यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाए। कितना समय? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का कुल मिलाकर आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ निर्देश की बात कर लेते हैं। निर्देश इसमें आपको क्या दिया हुआ है, निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। तो निर्देश में क्या दिया हुआ है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। इसमें आपको सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य, और हाँ, कॉपी में कैसे आपको लिखना है वो सारी चीज़ों को मैं बताऊं, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे ना बहुत सारे गलतियां करते हैं कॉपी को लिखने में, तो वो गलती आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए करना क्या है? अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है, ठीक। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। इस प्रश्न में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य, ठीक। 5 खंड आपको मिलेंगे। खंड अ में बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड अ में क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, ठीक। खंड ब की बात करेंगे तो इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, ठीक। और खंड स की बात करें तो इसमें आपको लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 2 अंक का मिलेगा, ठीक। और खंड द की बात करेंगे, लघु उत्तरीय सेकेंड है, इसमें ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होने वाले हैं, ठीक। खंड य की बात करेंगे, अब विस्तृत उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना होता है। मतलब जो आपका 7वां खंड होगा ना, उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। उसमें आपको जैसे दे दिया 7वां प्रश्न, इसमें आपको 1 प्रश्न और देगा, इसमें आपको अथवा का ऑप्शन देगा। चाहे आपका पहला प्रश्न करिए, चाहे दूसरा वाला अथवा वाले इसको करिए, चाहे इसको करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं, आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। खंड अ से स्टार्ट करते हैं। तो खंड अ में देखिए, जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, क्या दिया है? 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो 0 डिग्री ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वह क्या होता है? चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, शक्ति स्रोत होता है या विद्युत रोधी होता है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आप सभी लोग बताएं, अगर अर्धचालक जो है 0 केल्विन ताप पर है, ठीक है ना, तो शुद्ध अर्धचालक क्या है? वह क्या है? चालक है, प्रतिरोधक है, शक्ति स्रोत है या विद्युत रोधी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी हो जाएगा। आप सभी लोग लिख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस कारण? एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत द्विध्रुव है, उसी कारण जो लगने वाला जो बल है वह किस पर निर्भर करता है?
F is inversely proportional to 1 upon R, या F is inversely proportional to 1 upon R square, या F is inversely proportional to 1 upon R cube, या F is inversely proportional to 1 upon R का क्यूब। इसमें आपको एक नंबर मिलेगा और सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी लोग जो हमारे बच्चे हैं ना, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे, F इज इनवर्सली यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R का क्यूब। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग BD में संबंध है। क्या? वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग BD में संबंध क्या है? J इक्वल टू NE/BD, या J इक्वल टू NE अपान BD, या J इक्वल टू BD अपान N, या J इक्वल टू NE/BD का स्क्वायर। तो अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सभी लोग आंसर भी लिख लेंगे, J इक्वल टू NE/BD। क्या हो जाएगा? J इक्वल टू NE/BD आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी गतिमान कण से संबंध। क्या? किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। क्या? किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। किस पर? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, या संवेग पर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आवेश पर। किस पर? आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो ये आपको करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा स्रोत है? तो अगर देखा जाए, जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है ना, उसमें कौन सी क्रिया होती है? अगर यहाँ पर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है ना। चलिए जब एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम से क्या कर रहा है? जब एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करती है, तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी लोग इसका आंसर देंगे, जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए। ये मत कहिए सर मुझे प्रश्न नहीं आता। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स n अपान 2। क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स n अपान 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम खंड ब की बात करेंगे। तो खंड ब के भी प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो खंड ब की बात करें, खंड ब में देखिए आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सॉल्व किया है इसको, तो आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए जो प्रश्न पूछेगा, समय आपका फिक्स रहेगा, आपको जवाब देना रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को समझाइए। तो देखिए विद्युत धारा क्या होती है, आपको कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, इसकी भी आप लोग जानकारी ले लीजिए। कॉपी कैसे आपको लिखना है, पूरी कॉपी आपको कैसे लिखना है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। खंड ब की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको देखा जाए, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो पहले आप डालिए खंड ब। क्या डालेंगे? खंड ब। इसी तरीके से आपको बहुविकल्पी वाले में भी करना है। खंड ब डालिए, उसके बाद डालिए, रेड से मत डालिएगा, आप ब्लैक से डालिएगा। यहाँ पर मैंने रेड से डाल दिया, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ब्लैक से इसको डालने का प्रयास करिए, क्योंकि अपने आप कॉपी में रेड का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो खंड ब की बात करेंगे इसमें, तो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 के क की बात करेंगे। वैद्युत धारा। क्या? वैद्युत धारा क्या होती है? तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। V = IR। क्या? V = IR, यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। V = IR। ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पर। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई चालक है, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, इसमें धारा का प्रवाह करना है हमें। मान लीजिए इसका कोई रेजिस्टेंस है R, इसमें धारा बह रही है I, और मान लीजिए इसका कोई वोल्टेज है V, वोल्टेज से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक। तो कुछ वोल्टेज इसमें है जो करंट है, कुछ और कुछ प्रतिरोध है। तो
वोल्टेज यानी वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, धारा इंटू प्रतिरोध का जो गुणनफल हो जाएगा वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी ये धारा प्रवाह की दर जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे, यानी आप Q बराबर आई टी भी होता है, क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है। ठीक, ये I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q बाई टी। तो ये भी आपका फार्मूला होता है, जो धारा होती है I इज इक्वल टू क्या हो जाती है Q बाई टी, या I इज इक्वल टू V अपान आर। यहाँ से भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, I अपान, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान आर। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू Q अपान टी, ये आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए अगर नीचे समय आ गया ना तो दर हो जाएगा, यानी कि धारा प्रवाह की दर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है उसे वायु धारा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर ख की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, किरचॉफ ने दो नियम दिया था, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो चलिए इसको समझते हैं एक बार अच्छी तरीके से। क्या कहते हैं, किरचॉफ कहते हैं कि किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, बिंदु है, मान लीजिए कोई हमारे पास बिंदु क्या है, O है। ठीक, वो कहते हैं किसी बिंदु पर आने वाली धारा तथा उसी बिंदु से, मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ से धाराएं आ रही हैं आपके पास, यहाँ से आपके पास धाराएं आ रही हैं, मान लीजिए आपकी I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इस बिंदु पर आपकी धाराएं आ रही हैं। ठीक है ना, तो इस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और इस बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है ना, वो क्या होता है, मान लीजिए I4 हो जाएगा, ये I5 हो जाएगा, ये I6 हो जाएगा। ठीक, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। अगर इससे हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, I1, अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो I1 प्लस I3 प्लस I2 बराबर यहाँ से जो धारा आ रही है I1 प्लस I3 प्लस I2। ठीक, और यहाँ से कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं, I4 प्लस I5 प्लस I6, ये धाराएं आपकी जा रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, यही कहता है किरचॉफ का करंट लॉ होता है, यही किरचॉफ का धारा नियम होता है। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें इसमें आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें पूछ रहा है और हमें क्या चीज़ों को इसमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, धारिता से आप क्या समझते हैं, क्या धारिता से आप क्या समझते हैं, जिसे आप कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, वो धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसके उत्तर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ग, धारिता लिखेंगे। ठीक है ना, धारिता लिखेंगे तो लिखेंगे किसी संधारित्र के आवेश Q, क्या, किसी संधारित्र के आवेश Q तथा वोल्टेज V के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी संधारित्र के आवेश Q तथा वोल्टेज V के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। Q बराबर CV या C बराबर Q बाई V, यही आपकी क्या है, यहाँ अगर देखा जाए जहाँ C क्या है, हमारी धारिता है। ठीक, और अगर Q की बात करें तो आवेश है, और अगर V की बात करें तो क्या है, हमारा वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रकाश किरण, क्या, एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, यानी 4/3 एंड 5/3 है, तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, हमें दिया क्या है, हमें दिया है, पहले उसको आप लिख लीजिए, हमें दिया क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना,
तो हमें क्या दे रखा है पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपको पानी का क्या दे रखा है, वाटर का क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है लैम्डा डब्लू। डब्लू मीन्स वाटर होता है, लैम्डा डब्लू दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है, लैम्डा डब्लू आपका दे रखा है। लैम्डा डब्लू कितना दे रखा है, 4800 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है, 4800 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 4800 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक, यदि हम क्या करें, यहाँ पर अगर देखा जाए ANW, ठीक, पानी का जो अपवर्तनांक दे रखा है और कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 और ANG कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 5/3, ये आपको दे रखा है। तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कांच में जो किरण की तरंग दैर्ध्य है वह क्या होगी। तो लैम्डा जी अपान लैम्डा डब्लू बराबर क्या होता है, कांच वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों दे रखा है। ए 4/3/5/3 सॉल्व करेंगे इसको तो 3 से 3 कैंसिल, 4/5 बचेगा। तो यहाँ से लैम्डा जी का मान हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो लैम्डा जी पूछ रहा है, तो कांच में किरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी वहाँ क्या होगी, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, तो लैम्डा जी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डब्लू इंटू 4/5, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डब्लू का मान 4800 एंगस्ट्रॉम इंटू 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 3840 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 2 के अंगा की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है। यदि प्रिज्म के लिए क्या कर रहा है, यदि प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण क्या कर रहा है, यदि प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के अंगा की बात करेंगे। तो n बराबर सूत्र क्या होता है, साइन A प्लस लैम्डा m अपान 2 अपान साइन A/2। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन A अपान साइन A/2 आपका हो जाएगा, ठीक। तो साइन A का मान क्या होगा, साइन A फार्मूला होता है 2 साइन A/2, यानी साइन 2A का फार्मूला 2 साइन A अपान कॉस A, यानी कि यहाँ पर A है तो हाफ लिखेंगे 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। नीचे क्या हो जाएगा, साइन A/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 कॉस A/2, क्योंकि साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या, हमें मिलने वाला है हमें 2 कॉस A/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 के च की बात करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, 2 का च। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। ठीक, क्या कर रहा है यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, कर रहा है कि 2 सीधे अनंत लंबाई के, मान लीजिए 2 सीधे अनंत लंबाई के हमारे पास 2 चालक हैं, ठीक, और धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक, इसके एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा ना उसका व्यंजक आपको निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि लंबाई है तो F अपान L होगा, जाहिर सी बात है। यानी अगर यहाँ पर L1 है, ये L2 है, यानी समान लंबाई है तो L बराबर L ही होगा। बल भी समान लगेगा तो F अपान L या F1 अपान L, F2 अपान L, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा थोड़ा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल का व्यंजक होगा F1 अपान L बराबर F2 अपान L भी होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर F2 अपान L भी होगा, यहाँ बराबर लगा सकते हैं, F2 अपान L भी होगा, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। आप F1 बराबर L या बराबर F2 अपान L बराबर भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या होगा, μ0 I1 I2 अपान 2 पाई डी बराबर 2 पाई डी न्यूटन प्रति मीटर। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए
खंड स की बात करेंगे, खंड स में देखेंगे और यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे। तो प्रश्न आपके लिए देखिए क्या है। प्रश्न आपके लिए दे रखा है कि एक अनंत लंबाई के, क्या कर रहा है, मान लीजिए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का, क्या कर रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए खंड स की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको थोड़ा इसको स्थिरता से सॉल्व करना है, ठीक है ना, और तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का, क्या करा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ से उत्पन्न द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो R बराबर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर होगा, ठीक है ना, रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 10.0 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है ना। और अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, किसके कारण? अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसको ध्यान दीजिएगा, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। ध्यान समझिएगा सभी लोग, कहीं जाने का प्रयास मत करिएगा। अगर आप चले जाएंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर आपको रुके रहना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपका रुके रहना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका मान क्या ना होता है? 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा का मान 10.0 × 10⁻⁸ अपान और r दूरी का मान 0.02 आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 180 × 10/2 × 10⁻⁻² बराबर 900 × 10⁻², यानी ई बराबर 9.0 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? 9.0 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके लिए। ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन ज़रूर आपके मिलेंगे। तो आप लोग बस क्या करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। यहाँ पर आपको हम अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में नहीं, निरक्षीय स्थिति मतलब जब कोई बिंदु क्या हो, एक अक्ष में स्थित ना हो, अलग अलग बिंदु में स्थित हो, ठीक है ना। तो स्थिति में एक बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, किसके द्वारा? वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है कितना होता है? माना वैद्युत विभव द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर, क्या मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, क्या द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। क्या r बिंदु दूरी पर क्या है? एक बिंदु स्थित है। हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर विद्युत आवेश प्लस Q कारण विभव, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा कोई बिंदु है क्या? P, ठीक, कोई बिंदु है क्या? P। यहाँ से हमें क्या निकालना है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखा जाए
और ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर रहा है, अब बिंदु P पर द्विध्रुव आवेश Q के कारण विभव, अब ये कर रहा है इस P बिंदु पर इस प्लस Q आवेश कारण बिंदु, यानी देखिए यहाँ से देखिए जो लंब डाला गया है ना, इन दोनों दूरियां बराबर है, भले आपको तो कम ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ये बराबर है। ठीक है ना, यहाँ बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है लेकिन ये दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर है, क्योंकि यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। ठीक, और ये है, ये भी है। जहाँ पर आपको एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू दिख जाए ना, वो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपको नोट कर लेना है। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान ए पी, क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए पी, तथा बिंदु P पर द्विध्रुव के सापेक्ष माइनस क्यू के कारण विभव, यानी V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K माइनस क्यू अपान बी पी, बी पी आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो V2 निकला, V1 निकला। अगर हम क्या करेंगे, अगर प्लस क्यू कारण जो विभव निकालेंगे तो विभव इधर आएगा प्लस क्यू कारण, तो ए पी आपका बनेगा, यहाँ पर ए मानिए, सॉरी यहाँ पर ए मानिए, यहाँ पर बी मानिए। ठीक, अब देखिए प्लस क्यू कारण क्या हो जाएगा, ए पी अपान क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान ए पी, और माइनस कारण क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपान बी पी, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/4πε0 के क्यू अपान बी पी, क्या हो जाएगा, क्यू अपान बी पी। तो P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा, जो परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, या V बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/4πε0 के क्यू अपान ए पी माइनस 1/4πε0 के क्यू अपान बी पी। ठीक है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4πε0 के 1 ए पी माइनस 1 बी पी बराबर 0, यानी बी ए बराबर ए पी, क्या हो जाएगा, बी ए बराबर ए पी। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है ना, अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर निरक्षीय रेखा पर देखा जाए तो जो प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत होगा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि J इक्वल टू वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, जहाँ ई क्या है, चालक का वैद्युत क्षेत्र है, J धारा है, घनत्व रो है, घनत्व सिग्मा है, तो विशिष्ट चालकता आपको निकालनी है। ठीक, तो मान लेते हैं यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो उसकी विशिष्ट चालकता रो यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, क्या, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से रो इज इक्वल टू ई अपान जे, क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू ई अपान जे। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। जहां ई बराबर क्या हो जाएगा, चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा जे क्या है, धारा घनत्व है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/E/J, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो J/E हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा, अथवा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, अथवा वेक्टर रूप में वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई, अर्थात धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, 3 के घ की बात करेंगे तो क्या है क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक, तो मान लेते हैं, माना चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर, माना चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, क्या है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर 1, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है, बल आघूर्ण अधिकतम होगा। क्या होगा, बल आघूर्ण यहाँ पर अधिकतम होगा। ठीक है ना, जी आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो टाउ मैक्स बराबर एम बी अथवा एम बराबर टाउ मैक्स अपान बी। ठीक है ना, यदि बी बराबर 1
तो m बराबर टाउ मैक्स आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका परिभाषा क्या होगा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव अथवा लूप का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक, यह आपके लिए हो जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। धारा लूप में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप के चारों ओर धारा की दिशा में मोड़ें तो अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर होगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन खंड द की बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब आप लोग क्वेश्चन को भी लिखने का प्रयास करिए क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखिएगा थोड़ा और ध्यान समझिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ढूंढ कर, आपके पास टाइम है अभी, आप लोग टाइम से क्वेश्चन को ढूंढ करके करने का प्रयास करिएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है? किससे? चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यक्षम यानी साई एम से संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ख नंबर, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? ठीक, वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है ना, अगला देखिए, डी ब्रॉगली तरंगे क्या हैं? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है ना, अगला घ नंबर की बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखिए। किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक, क्या करना है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखिए या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए आप लोग। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंगा की बात करेंगे। सूर्य से ऊर्जा, क्या कर रहा है? सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वह नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? ठीक, और आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। ठीक है ना, और 5 की बात करेंगे, विकिरण संबंधी प्लांक की परिकल्पना को समझाइए। इसके द्वारा फोटॉन के गतिमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फोटॉन संवेग क्या होगा? फोटॉन संवेग क्या होगा? दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक निर्गमित कीजिए। यह आपको करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक 1.5 और सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना है, लिख के सॉल्व भी करना है क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। ठीक, अथवा एक उत्तल लेंस था, अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी? ठीक, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए एमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक। ठीक, ये आपको L बराबर 0.1 H हेनरी, R बराबर 20 ओम, V बराबर 200√2 साइन 400t। ठीक है ना, अगला अंगा की बात करेंगे, बायोसेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है ना, चलिए अंगा खंड यह की बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। यानी कि ये आपका गॉस का प्रमेय है। इसमें आपको अथवा का ऑप्शन देगा, अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ठीक, 7 की बात करेंगे, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक,
अथवा में लिखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, 8वां नंबर की बात करेंगे और इसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक, अथवा में लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। 9वें नंबर की बात करेंगे यल लंबाई के एक तार को n फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बलाघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है और अच्छी तरीके से सलूशन करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।